हेलो एवरीवन, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नर्सिंग लेक्चरर के इस वीडियो में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मरीजों की केयर या देखभाल के सिलसिले में ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग कॉम्प्लिकेटेड ग्रीविंग यानी गहरी उदासी या अफसरदगी के मूड में मुब्तला नजर आए तो ऐसी सूरत में आप एज ए स्टूडेंट, स्टाफ या करीबी साथी होने के नाते इनकी किस तरह मदद कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीविंग, गहरी उदासी का मूड। ये उदासी बहुत ही पेचीदा होती है जिसे आम लोगों का समझना मुश्किल होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग बहुत ज़्यादा दुखी और खामोश नज़र आ सकते हैं क्योंकि ये लोग अपने आप को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे होते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मजलूम, बेबस, बेकार, वर्थलेस समझते हैं और अपने आप को अंदर से तोड़ते फोड़ते रहते हैं। इनकी बचपन की ज़िंदगी में ज़्यादातर माँ से दूरी या माँ से मिलने वाले प्यार में कमी या माँ के ना होने की महरूमी होती है, या इनकी ज़िंदगी में जिस्मानी मारपीट या जिनसी ज़्यादती का डर खौफ या हिस्ट्री होती है। इस ज़हनी मरीज़ के लोग अपने करीबी लोगों के साथ अपनी फीलिंग यानी एहसास शेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर बहुत सी तरह का खौफ होता है। इन्हें ये भी खौफ होता है कि कोई इनकी बातों को नहीं समझेगा या लोग बुरा समझेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। इस सिचुएशन या हालात में आप एज ए स्टूडेंट, स्टाफ या इनके करीबी लोग होने के नाते क्या कर सकते हैं ताकि इन्हें अपनी उदासी या दुख को कम करने के लिए वजह समझ में आ सके या उनकी उदासी कम हो सके। नंबर 1, आप पेशेंट को अपने चेहरे के तासुरात से, हरकत व सकनात से और अपनी गुफ्तगू से भी इस तरह का ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट यानी भरोसे वाला माहौल फराहम करें। अपने और पेशेंट के दरमियान जो नॉन थ्रेटनिंग यानी डर खौफ से पाक हो ऐसा माहौल फराहम करें, यानी पेशेंट को ऐसा न लगे कि ये लोग मेरे बारे में मालूम करके मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ग्रीटिंग यानी हाय हेलो यानी सलाम करने के बाद सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं, अपने आने का सही तरह से मकसद बताएं, यानी आप स्टूडेंट है या स्टाफ है और आपका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आप पेशेंट से बातचीत के साथ साथ उनके इलाज में मददगार है ताकि उनके इलाज में इससे जल्दी बेहतरी पैदा हो सके। नंबर 2, आप पेशेंट से पूरी ईमानदारी और संजीदगी से बात करें और उसकी बात सुनें और उसे ये बात ज़रूर बताएं कि आपके और पेशेंट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सग़ीर राज में रखा जाएगा। जो बात उसके इलाज के लिए डॉक्टर को या उससे ताल्लुक़ रखने वाले स्टाफ को बताना अगर ज़रूरी होगा तो बताया जाएगा और ये बातें उसके इलाज के बाद यहीं ख़त्म हो जाएंगी ताकि आपके और पेशेंट के दरमियान भरोसा कायम हो सके। पेशेंट के सामने इस तरह का रवैया जाहिर करें कि आप पेशेंट को बहुत ही वर्थवाइल यानी काबिल कदर, इज़्ज़तदार और बामसरफ इंसान समझते हैं। पेशेंट के सामने एक दूसरे को किसी तरह का इशारा पास ना करें कि जिससे आपका नेगेटिव एटीट्यूड या मनफी रवैया जाहिर हो। नॉन सीरियस बिहेवियर जाहिर हो, जैसे आप पेशेंट को पागल या बेवकूफ़ समझते हैं। इस तरह के पेशेंट आपके छोटे छोटे से इशारे को गलत ख्याल कर सकता है। नंबर 3, बातों के दौरान इस बात को पहचानने की कोशिश करें कि पेशेंट में किन बातों के दौरान गुस्सा और बेचैनी पैदा होती है। पेशेंट को बोलने के लिए बेहतरीन माहौल का एहसास दिलाएं और उसे मौका दें कि वो अपने एहसास और जज्बात को खुलकर इन तमाम बातों को जिनको बताते हुए उसे डर लगता है वजह के साथ बयान कर सके ताकि उन तमाम अनकही बातें, डर, खौफ, अनरिजॉल्व्ड इशू यानी वो तमाम मसाइल जो अभी तक गिरह बनकर पेशेंट के अंदर हैं उनका कुछ हल निकल सके, पेशेंट को वो मसाइल समझ में आ सके। नंबर 4, पेशेंट की हौसला अफजाई करें कि वो अपने छुपे हुए गुस्से को बाहर निकाल सके। इसके लिए उसे ऐसी एक्टिविटी की तरफ रग़बत या दिलचस्पी दिलाएं जिससे वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके, जैसे पंचिंग बॉल, वॉलीबॉल, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक। इस तरह का फिजिकल एक्सरसाइज पेशेंट को अपना रुका हुआ या दबा हुआ गुस्सा निकालने के लिए बेहतरीन मौके फराहम करता है। नंबर 5, पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के जरिए यानी ऐसी बातचीत जिसमें से कोई बेहतर हल निकल सके, इस जरिए से पेशेंट की उदासी और गुस्से की सही वजह मालूम करें। पेशेंट को इधर उधर भटकने ना दें, यानी पेशेंट अगर इधर उधर की बातें करने लगे तो उसे याद दिलाएं कि जी आप इस बारे में बता रहे थे, या अच्छा फिर जब ऐसा हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, यानी पेशेंट को टॉपिक पर ही रखें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सही वजह मालूम करना पेशेंट के लिए एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस यानी दुख का बाइस हो सकता है।
क्योंकि सही वजह डिस्कस करने के बाद अक्सर पेशेंट की कंडीशन यानी उसकी ज़हनी अजियत, शर्मिंदगी, पछतावे और गुस्से में शिद्दत की सूरत अख्तियार कर सकती है। इसलिए आपको रिकन्सिलिएशन ऑफ फीलिंग यानी एहसासात को मजरू ना होने देने के लिए पहले से ही मुफाहमत के इंतजामात कर लेने चाहिए। यानी नंबर 1, पेशेंट के साथ ट्रस्ट या भरोसे को बहुत अच्छी तरह कायम करना। नंबर 2, पहले से ही कुछ ऐसी सिंपल मिसालें सामने रखना जिसमें ये बताना कि किस तरह हिम्मत वाले बहादुर लोग ज़िंदगी में होने वाली बुराई को बर्दाश्त करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर चुके हैं। अगर रिलीजियस यानी मजहबी है तो खुदा पर छोड़ने से किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। नंबर 3, दूसरे स्टाफ और मुमकिन हो तो फैमिली के सपोर्ट का तस्करा करें और पेशेंट के साथ शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन को बढ़ा दें। नंबर 4, पेशेंट को यकीन दिलाएं कि इसकी इजाज़त के बगैर इसकी कोई भी बात किसी से भी शेयर नहीं करेंगे, मगर जितनी पेशेंट की सेहत के लिए ज़रूरी होगी तो उसके डॉक्टर को बताना होगा और फिर पेशेंट के भरोसे को पूरी तरह कायम रखें। नंबर 5, पेशेंट को ये भी जाहिर करें कि आपकी और स्टाफ की नज़र में उसकी वैल्यू है, वो एक काबिल कदर इंसान है और ग्रीविंग प्रोसेस के लिए भी तैयार रहें। यानी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा गमगीन है या डिप्रेस है तो किस तरह उसके साथ पेश आना है ताकि वो जल्द अज जल्द इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। पेशेंट पर मुसलसल नज़र रखें और उसे कभी भी अकेला ना छोड़ें। नंबर 6, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ज़हनी मरीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं क्योंकि इनमें नेगेटिव फीलिंग के बढ़ने की वजह से वो अपना गुस्सा स्टूडेंट, स्टाफ या थेरेपिस्ट पर उतार सकते हैं। इसलिए ज़रूरी एहतियातें लाजमी हैं। कॉन्टरफेरेंस यानी जवाबी तबादला स्टूडेंट, स्टाफ या थेरेपिस्ट की तरफ से किसी भी सूरत में मुमकिन है। इसलिए स्टूडेंट, स्टाफ या थेरेपिस्ट की तरफ से मनफी एहसासात को तस्लीम करना ज़रूरी है। यानी इस बात को मानना ज़रूरी है कि पेशेंट के गलत बिहेवियर या मार पीट के नतीजे में पैदा होने वाले रिएक्शन या बदला लेने की ख्वाहिश को पेशेंट के इलाज के अमल में रुकावट नहीं बनने देना है। नंबर 7, नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस यानी गम के हालात में इंसान का रवैया। पेशेंट को एक्सप्लेन करना यानी सही तरह बताना ज़रूरी है ताकि वो इस सिलसिले में अपनी जगह या पोजीशन को पहचान सके कि वो इस वक्त किस ग्रीविंग प्रोसेस से गुजर रहा है। ग्रीविंग प्रोसेस यानी गम के हालात में जिसमें अक्सर लोग तरह तरह के जज्बाती और जिस्मानी कैफियत से गुजरते हैं और ये कैफियत अपने बहुत ही करीबी इंसान की मौत से और भी ज़्यादा पेचीदा हो सकता है और अक्सर लोग अपने बहुत ही अजीज़ इंसान की मौत से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमोशन यानी मनफी जज्बात में मुब्तला हो सकते हैं, जैसे गहरा दुख, गम, पछतावा। इस तरह के हालात में बहुत ज़्यादा रोना धोना, सिसकियाँ भरना, आहू बका करना नॉर्मल है और कुछ दूसरे नेगेटिव इमोशन जैसे गुस्सा करना, अपने आप को कसूरवार ठहराना, अपने आप को इल्ज़ाम देना बहुत आम बात है। पेशेंट का अपने एहसासात को नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस के साथ कबूल करने का ये इल्म किसी हद तक रिलीफ यानी सुकून का बाइस हो सकता है। नंबर 8, पेशेंट को गुस्सा करने के माकूल और मुनासिब अंदाज को समझने में इसकी मदद करें। इस तरह नहीं कि वो अपने आप को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, जैसे अपने आप को ज़ख्मी करना, अपने आप को जलाना, काटना या किसी का सर फाड़ देना, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर ख़राब कर देना। गुस्सा जाहिर करना एक नॉर्मल अमल है और आप पेशेंट के सामने रोल मॉडल बनकर दिखाएं यानी सामने कोई मिसाल पेश करें और उसे कोट करें। नंबर 9, पेशेंट के लिए किसी भी बिहेवियर या रवैये के इजहार के लिए एक हद मुकर्रर करते हैं और अगर पेशेंट इस हद से तजावुज़ करता है यानी इस हद से आगे जाता है तो उसका नतीजा क्या होगा उसे बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे कोई बात नहीं करेगा, उसे कमरे से नहीं निकलने दिया जाएगा, उसे अलग थलग रखा जाएगा। ये लिमिट यानी हद पेशेंट के हालात के मुताबिक मुकर्रर करें और हद मुकर्रर करने के बाद पेशेंट के लिए हर तरह से मददगार रहें, उसे मुनासिब हद में रखने के लिए उस पर नज़र रखें, उसे सपोर्ट करें, लेकिन इस बात का पता उसे ना लगने दें। मुसलसल और तसलसल से सारे हेल्थ केयर वर्कर का मिलकर पेशेंट के साथ काम करने से बहुत जल्द और बेहतर नतीजा निकलता है। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन यानी माशरती तौर पर लोगों से मिलजुल रखने में मुश्किल के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।